हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीडीएस एजुकेशन अकेडमी। सो आज हम इस वीडियो में करेंगे दोस्तों क्लास 12th इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर 2021-22 जो कि दोस्तों सीबीएसई द्वारा प्रोवाइड किया गया है। इससे पहले दोस्तों सीबीएसई ने मार्किंग स्कीम से रिलेटेड एक ऐसा क्यू ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया था कि आपका एग्जाम पैटर्न किस बेस पे दोस्तों होने वाला है। और उसके बाद आपका प्री बोर्ड का एग्जाम हो चुका है दोस्तों। अब फाइनली आपके नंबर से दोस्तों आपका फाइनल बोर्ड का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है फ्रेंड। सो आई होप आपकी तैयारी अच्छी चली होगी दोस्तों। अगर नहीं चल रही फ्रेंड्स तो मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल दोस्तों मेनली एसएसटी को डेडिकेटेड है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको एसएसटी की दोस्तों पूरी तैयारी करवाई जाएगी, जिसमें आपका जियो, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉल साइंस के टॉपिक को दोस्तों कवर करवाया जाएगा। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा दोस्तों, ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ फ्रेंड्स आपके नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँचे दोस्तों और आप अपनी तैयारी दोस्तों इंप्रूव कर सकें। इससे पहले दोस्तों मैंने ऑलरेडी ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स की थ्योरी पोर्शन प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिया है अपने वीडियो की प्लेलिस्ट में दोस्तों। तो जिन लोगों ने इस वीडियो को ना देखा दोस्तों, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस प्लेलिस्ट को जाकर चेक कर सकते हैं दोस्तों और अपनी तैयारी को और इंप्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मेनली हम आज ये जो प्रैक्टिस सेट सीबीएसई द्वारा प्रोवाइड किया गया है दोस्तों, वो हम सारा ये डिस्कस करेंगे। टोटल 60 क्वेश्चन दिए हैं दोस्तों। सो मैं कोशिश करूँगा आपको एक वीडियो में ही सारे क्वेश्चन दोस्तों प्रोवाइड कर दूँ, बट इससे मुझे लगता है ये वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो मैं आपको दोस्तों ये 2 पार्ट्स में प्रोवाइड करूँगा, ताकि हम सारे क्वेश्चन डिस्कस भी कर लें और हमें दोस्तों सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड, क्योंकि एज एडिशनल अगर इन्होंने ऐड किया है दोस्तों, तो यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनने वाला है फ्रेंड्स। तो आप हमारी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड, मनी कैन बी यूज टू ट्रांसफर परचेसिंग पावर फ्रॉम द प्रेजेंट टू फ्यूचर विच स्पेसिफाई फंक्शंस ऑफ मनी इज कॉल्ड। ठीक है दोस्तों, मनी का इस्तेमाल आप कैसे कर रहे हो ट्रांसफर परचेसिंग पावर के लिए, है ना, प्रेजेंट से फ्यूचर में। तो आप किस तरीके के मनी के फंक्शंस को क्या कहेंगे? स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और ड्यूरेबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। तो ए का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डेट इज स्टोर ऑफ वैल्यू, है ना, क्योंकि आप इसे फ्यूचर में प्रोवाइड करने वाले दोस्तों। दैट्स वाई आपका पहला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्टोर ऑफ वैल्यू फ्रेंड। मैंने इस चैप्टर के दोस्तों थ्योरी पोर्शन ऑलरेडी अपने हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं अपनी वीडियोस में, तो आप उसे जाकर एक बार जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फ्रेंड। सो ऑप्शन नंबर ए विल भी करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड। सेकंड कह रहा है, देयर आर 2 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो अबाउट द इफेक्ट ऑफ अ राइज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ एन इकोनॉमी। पी कह रहा है दोस्तों इट lead to be rise in the value of money, and Q is it will lead to the rise in the demand for the money. Which of these is are true? तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, ओनली Q, इट विल लीड टू राइज इन द डिमांड फॉर मनी। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मुलेट इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा जो फॉर्मूला दोस्तों वो इनकरेक्ट है? पहला ऑप्शन है M1 इक्वल टू करेंसी प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट्स। Second one is M2 equal to M1 plus saving with the post office saving bank. Third one is M3 equal to M2 plus net time deposits of commercial bank. And D1 is M4 equal to M3 plus total deposits with the post office saving banks. तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ठीक है, ये रॉन्ग मैच दे दोस्तों, M3 इक्वल टू में M2 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। आप मुझे बताएंगे दोस्तों कि इसका करेक्ट मैच क्या होगा, M3 इक्वल टू में क्या होता है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताइएगा दोस्तों इसका एक्जैक्ट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है फोर्थ कह रहा है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रिवेन्यू रिसिप्ट। तो रिवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या है दोस्तों, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला कह रहा है नॉन रेकरिंग्स इन नेचर। सेकंड कह रहा है मे क्रिएट कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटीज, डू नॉट लीड टू इंक्रीज इन लाइबिलिटीज एंड इन्वॉल्व्स लोन्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, दे डू नॉट लीड टू इंक्रीज इन लाइबिलिटीज। रेवेन्यू रिसिप्ट की डेफिनेशन क्या है दोस्तों? रेवेन्यू रिसिप्ट्स विच नाइदर क्रिएट एनी लाइबिलिटीज और नोर कॉज एनी डिडक्शन ऑन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो ना आपकी लाइबिलिटीज़ को बढ़ाती हो ना ही गवर्नमेंट के एसेट को कम करें। सो दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेंड, इन 2021 द गवर्नमेंट सेड दैट डिस्पाइट्स द करंट रिसोर्सेज crunch it has decided to hike its capital expenditure by 4.5%. सो क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी अ रीज़न फॉर दिस हाइक। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों इंक्रीज सैलरीज ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, B1 इज रीपेमेंट ऑफ द माउंटिंग इंटरेस्ट ऑन इंटरनेशनल लोन्स, थर्ड वन इज पेइंग पेंडिंग पेंशंस टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, फोर्थ वन इज रैपिड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थ्रू द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ठीक है, रैपिड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थ्रू द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फ्रेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प टू रिड्यूस द फिजिकल डेफिसिट। सो ऑप्शन है आपका इंक्रीजिंग सब्सिडीज, सेकंड वन इज इंक्रीजिंग द PSU प्रॉफिट, थर्ड वन इज इन्वेस्टिंग इन इम्प्रूविंग पब्लिक गुड्स एंड D1 इज डिक्रीजिंग द बर्डन एंड द इंसिडेंस ऑफ टैक्स। तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, इंक्रीजिंग द PSU प्रॉफिट।
फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट इक्वल टू में टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा प्राइमरी डिपॉजिट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? प्राइमरी डिपॉजिट इक्वल टू में टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग तो पेमेंट। ठीक है फ्रेंड, तो ये फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डेबिटेड इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। आपके ऑप्शन है दोस्तों, आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए, एन इंडिया वुमेन बाइंग अ चाइनीज कंपनी, सेकंड वन इज एन इंडिया वुमेन स्पेंडिंग रेमिटेंस होम फ्रॉम द यूके, एंड थर्ड वन इज द अमेरिकन कंपनी बाइंग द शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी, एंड लास्ट वन इज एन अमेरिकन कंपनी सेलिंग मोबाइल फोन्स टू इंडियन कस्टमर। तो 7th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल भी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, एन इंडियन वुमेन बाइंग अ चाइनीज कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 था आपका। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इन 2020 इंडियाज परचेसिंग पावर प्रायोरिटी वॉज 22 नेशनल करेंसी यूनिट्स पर यूएस डॉलर। सोर्स लिया गया दोस्तों आपका OECD से। OECD क्या स्टैंड करता है दोस्तों? सो ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशंस एंड डेवलपमेंट। फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? ऑर्गेनाइजेशंस फॉर द इकोनॉमिक कॉर्पोरेशंस एंड डेवलपमेंट। टोटल मेंबर कितने दोस्तों इसके? OECD के तो 38 ध्यान रखिएगा। फाउंड कब हुआ था दोस्तों? तो आप ये भी रखिएगा 30 सितंबर 1961। हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों इसका? तो पेरिस में है, फ्रांस में है दोस्तों। क्लियर है? तो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों व्हाट डज दिस मीन्स, कि इस स्टेटमेंट जो दिया गया है इसका मतलब क्या है दोस्तों? ऑप्शन से आपके गुड्स दैट कैन बी ब्रॉड फॉर द $1 इज द US with the required 22 rupees in India. Second one is good in India that can be brought about by $1 with the required $22 in the US, and C1 is goods that can be brought for the $1 in the US required $22 in India, and last one is goods in the India that can be brought for 1 rupee would be requires $22 in the US. तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल भी करेक्ट। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या है? गुड्स दैट कैन बी ब्रॉड फॉर $1 इन द US विच रिक्वायर्स 22 रुपीज़ इंडिया के $1 के लिए कितने रुपये देने पड़ेंगे आपको? 22 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इन द 20th सेंचुरी अंडर द ब्रिटिश रूल इंडिया हैज़ एक्सपोर्ट सरप्लस वेयर द सरप्लस यूज्ड। सो दोस्तों इस क्वेश्चन से ना मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा दोस्तों, कि अदरवाइज हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और दोस्तों हम कम क्वेश्चन को कवर कर पाएंगे। तो आप ऑप्शंस को खुद ही पढ़िएगा दोस्तों, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। अगर कोई डाउट रहेगा फ्रेंड्स तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। सो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, टू द मीट ऑफ ऑफिशियल वॉर एक्सपेंसिस ऑफ द ब्रिटिश। 10th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द colonial government made no sincere attempts to the estimate India's national and the per capita income, but most studies found it that India's national income growth in the pre-independence era was dash and the per capita income growth was dash। तो 10th का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, लेस देन 2% एंड क्लोज टू द 0.5%। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है दोस्तों अंडर द ब्रिटिश सिस्टम द लैंड सेटलमेंट द जमींदार्स ड्यूज टू द स्टेट्स वर फिक्स, what did this means for the cultivators। तो 11th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, they were exploited the forces to pay rent regardless to the of the produce। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों आपका, कह रहा देयर आर 2 स्टेटमेंट गिवन बिलो द अबाउट द चेंजेस ऑफ इन इंडिया स्ट्रक्चरल कंपोजिशंस इन पीरियड 1950 to 1990s। ऑप्शन नंबर पी कह रहा है दोस्तों स्टेटमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड द शेयर ऑफ द एग्रीकल्चर इन द GDP वॉज द हाइस्ट, एंड Q1 इज इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी during the period led to the further increase in the share of agriculture in the GDP by the end of the period। so options कह रहा है which, so question कह रहा है दोस्तों which of these statement is true। so 12th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों that is option number A will be correct, only P statement is correct। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लैंड सीलिंग पॉलिसी इज ट्रू। सो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल भी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, मैनी लैंडलॉर्ड्स वर एबल टू एस्केप द लेजिस्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों। 14 असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है आपके। असर्शन कह रहा है दोस्तों द इंडिया ग्रीन रेवोल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ हाई प्रोडक्टिविटी ऑफ स्केयर्स लैंड्स रिसोर्सेज कैन बी इंक्रीज विद द इम्प्रूव प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, एंड द रीजन इज बिकॉज द ग्रीन रेवोल्यूशन फार्मर प्रोड्यूस्ड फॉर द लार्जर क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन दैट वर पॉसिबल अर्लियर ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन्स ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका दोस्तों 15, कह रहा है व्हाट काइंड ऑफ टैरिफ policy was needed to protect the domestic producer from the foreign competition after their independence। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, हाई इंपोर्ट टैरिफ्स रिड्यूस इंपोर्ट कोटा। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, मोनू इज द कंस्ट्रक्शन वर्कर हु ट्रैवल between his village and the nearby city in the search of work। when he is hired he gets 10 to 15 days of works after which is he is employed again। which category of poor does
ही कम्स अंडर। तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट दोस्तों, अ क्रॉनिक पुअर। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 17 कह रहा है फ्रेंड आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे डिड द ब्रिटिश राज इम्पैक्ट द इंडियन इकोनॉमी द मोस्ट। सो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, द ब्रिटिश मेड इंडिया एन एक्सपोर्टर ऑफ द कॉटन फ्रॉम एन एक्सपोर्टर ऑफ क्लोथ्स दैट लीड टू द लार्जर स्केल अनएम्प्लॉयमेंट। 18 क्वेश्चन दोस्तों आप देखते हैं, 18 है आपका दोस्तों असेशन बेस्ड। असेशन कह रहा है दोस्तों, द लैंड redistributions efforts have failed in the reducing level of the poverty in the rural India, and the reason is the capital per head availability of agriculture land has steadily declined in the rural India due to the population growth। तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट दोस्तों, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर डज नॉट एक्सप्लेन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 19 कह रहा है दोस्तों, Who amongst the following has received the greatest investment in the human capital formation? So 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हु वर्क्स एट अ कॉल सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एंड द ह्यूमन कैपिटल। सो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, अ फिजिकल कैपिटल कैन बी सोल्ड बट ह्यूमन कैपिटल कैन नॉट बी सोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 21, India faces the educated unemployment even through the number of educated individuals ready for the jobs has increased, they are unemployed. So which of the following is most likely the reason for this? तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, अ सप्लाई ऑफ लेबर इज मच हायर देन द डिमांड। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 22, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली रिप्रेजेंट द एक्शंस दैट टेकन बाय द गवर्नमेंट टुवर्ड द लिबरलाइजेशन। पी स्टेटमेंट दोस्तों, लेइंग high tariff to discourage the imports and the promoting and the consumptions of domestic goods and services, and the Q1 is devaluations of the rupees to encourage the inflow of foreign exchange. R1 is allowing for the private banks to make the decision independence of the RBI restrictions, and the S1 is fixing the price of certain industrial goods in order to support the increased consumption of these goods to boost the manufacturing industry। तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, Q और R जो है दोस्तों दैट इज करेक्ट ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज वाज अडॉप्टेड टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिव पोजीशंस ऑफ इंडिया गुड्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट, एक्सपोर्ट्स ड्यूटीज वर रिमूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द रोल ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर द मेंबर ऑफ कंट्रीज टू डिसाइड द फ्यूचर टैरिफ्स रिलेटेड स्ट्रेटजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों, एज्यूमिंग ऑल द वेरिएबल रिमेन्स कांस्टेंट बट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ मनी। तो 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, डिक्रीज इन द ट्रांजेक्शनल डिमांड फॉर मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन बाय द सेंट्रल बैंक विल इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द कंट्री। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, डिक्रीजिंग द बैंक रेट। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, कह रहा है इफ द रिजर्व रेशियो इज 20% बट विल बी द अमाउंट ऑफ टोटल रिजर्व्स आफ्टर इनिशियल डिपॉजिट्स ऑफ 200 रुपीज़। तो कह रहा है रिजर्व रेशियो दोस्तों 20% और जो टोटल रिजर्व हो चुका है आप कितना हो चुका है 200 रुपये हो चुका है दोस्तों। तो आपको पता ना कि इनिशियल डिपॉजिट कितना करवाया गया था बैंक के अंदर। तो दोस्तों देख लीजिए आपका जो फॉर्मूला होता है मनी मल्टीप्लायर का दैट इज़ 1/LLR। ठीक है फ्रेंड, ये आपको पता ही होगा। तो अगर हम मान लीजिए इसमें से निकालते हैं 200 लेके आना दोस्तों, तो अगर 1000 में से 1000 का 20% निकाल लेते हैं है ना, तो कितना आ जाएगा दोस्तों आपको साफ से पता चल रहा है कि 200 रुपीज़ आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसके हिसाब से सी विल भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 है, पैराग्राफ बेस्ड दोस्तों। तो पैराग्राफ आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के आंसर बताता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैपन विद एन इंक्रीज यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड्स इन एन इकोनॉमी। तो दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल भी करेक्ट दोस्तों, डिक्रीज इन द मनी डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 29, कह रहा है बैंक रन अकर्स व्हेन द लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स ऑफ अ बैंक विड्रॉ देयर डिपॉजिट साइमल्टेनियसली दिस कैन कॉज अ बैंक टू बिकम insolvent if they cannot pay back all deposits. Which of the following facts about the bank make an bank run possible? 29 का जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। अब बैंक्स होल्ड ओनली about 15% of their deposits as cash. The rest of the deposits are given out as loan. 30 क्वेश्चन है दोस्तों, 30 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक गुड्स, मेडिसिन एंड इंजेक्शंस, बुक्स एंड स्टेशनरीज, हाउसेज एंड फर्नीचर्स एंड लॉ एंड ऑर्डर। सो दैट इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, लॉ एंड ऑर्डर दोस्तों। सो इस वीडियो में दोस्तों हम टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों हम नेक्स्ट 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो अगर हमारी वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो प्लीज़ से लाइक करिएगा, इसे शेयर करिएगा दोस्तों ज़्यादा लोगों तक। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार है दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच जाए। ठीक है फ्रेंड, सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फ्रेंड।